नमस्कार आप सभी को। डॉक्टर अन्ना साहेब जी.डी. बेंडाले महिला महाविद्यालय के हिंदी विभाग की ओर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो तासिका के माध्यम से हम बीए तृतीय वर्ष DSE 3 के अंतर्गत हिंदी साहित्य के इतिहास का जो एक महत्वपूर्ण पहलू है रासो साहित्य, उसका परिचय प्राप्त करेंगे। जिसमें हम मुख्य रूप से रासो शब्द की उत्पत्ति और प्रमुख रासो ग्रंथों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहला बिंदु है रासो शब्द की उत्पत्ति। रासो शब्द की उत्पत्ति के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। प्रत्येक विद्वान का अलग अलग मत है। प्रसिद्ध फ्रांसीसी इतिहासकार जिन्होंने हिंदी साहित्य का सबसे पहले इतिहास लिखने का प्रयास किया, उन्होंने अपने ग्रंथ में इस शब्द की जो उत्पत्ति है, मतलब रासो शब्द की उत्पत्ति राजसूय शब्द से मानी। उनके अनुसार चारण काव्यों में राजसूय यज्ञ का उल्लेख मिलता है और इसी कारण इनका नाम रासो पड़ा होगा। ये राजसूय यज्ञ क्या है, ये हम एक वाक्य में जानेंगे। पहले राजा हुआ करते थे, देखिए, और राजा जब भी साम्राज्य विस्तार करता था या कोई बड़ा युद्ध जीत कर आता था और अपनी भूमि बढ़ाता था, तब वह राजसूय यज्ञ करता था। तो इस राजसूय यज्ञ के जरिए या राजसूय यज्ञ के आधार पर रासो शब्द बना होगा, ऐसा गारसा द तौसी का कहना है। परंतु इनका यह मत संगत नहीं लगता, तर्क संगत नहीं लगता। कुछ विद्वानों ने रासो शब्द का संबंध रहस्य शब्द से माना है, परंतु यह भी उतना तर्क संगत नहीं है, ठीक नहीं है। एक विद्वान है, नरोत्तम स्वामी नाम के विद्वान थे। उन्होंने जो है इस शब्द का, रासो शब्द का संबंध रसिक शब्द से जोड़ा है। उनका कहना है कि रसिक शब्द का अर्थ प्राचीन राजस्थानी भाषा के अनुसार कथा काव्य मिलता है। उनका यह कहना है कि यह शब्द किस रूप में इन ग्रंथों में, राजस्थानी ग्रंथों में मिलता है, तो रसिक रासों के रूप में हमें यह रसिक शब्द मिलता है और इस रसिक के माध्यम से या रसिक शब्द के से ही रासो शब्द बना, ऐसा नरोत्तम स्वामी का कहना है। और एक तीसरे विद्वान हैं आचार्य चंद्रबली पांडे। उनका कहना है कि रासो शब्द का संबंध संस्कृत साहित्य के रासक से है। संस्कृत साहित्य में रासक की गणना रूपक अथवा उपरूपक में होती थी और इसी से जो है रासो शब्द बना, ऐसा आचार्य चंद्रबली पांडे जी का कहना है। तो पंडित रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि रासो शब्द का संबंध रसायन से है। वो रसायन शब्द से रासो शब्द उत्पन्न हुआ, ऐसा मानते हैं, जो कि बिसलदेव रासो नाम का एक बड़ा रासो ग्रंथ है। बिसलदेव रासो में काव्य के अर्थ में वह प्रयुक्त हुआ है, इसलिए वह कहते हैं कि रसायन शब्द से रासो शब्द बना है। फिर एक नए विद्वान आते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। उनका कहना है कि रासक एक छंद है, एक छंद का नाम है रासक, और काव्य का एक भेद भी है। भेद मतलब प्रकार होता है कि काव्य का एक प्रकार भी है रासो और काव्य का एक छंद भी है रासक, और इस रासक से फिर रासो शब्द बना, ऐसा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कहना है। पृथ्वीराज रासो उसी परंपरा का काव्य है, ऐसा हजारी प्रसाद द्विवेदी का कहना है। काव्य के इस बंध में अनेक प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ करता है, उसे रासो कहते हैं, ऐसा हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं। संक्षेप में अगर हम सभी विद्वानों की बात को पर गौर करें, सभी विद्वानों की बातों पर अगर सोचे, तो निष्कर्ष रूप में यही निकलता है कि रासो जो है वह रास काव्य मूलतः एक छंदों का समुच्चय है
अपभ्रंश भाषा में तो 29 मात्रा का एक रासो नाम का छंद भी मिलता है, जिसे रास छंद नाम से जो प्रचलित है, जिसे रास छंद कहते हैं। तो इस तरह से रासो शब्द की उत्पत्ति को लेकर विद्वानों में हमें मतभेद दिखाई देते हैं। अब हम इसके बाद हम रासो साहित्य पर, हिंदी का जो रासो साहित्य है उस पर चर्चा करते हैं, या रासो साहित्य के संदर्भ में हम अपनी बात आगे बढ़ाते हैं। हिंदी में रासो ग्रंथ कौन कौन से हैं या रासो साहित्य कौन कौन सा है, यह देखने से पहले हमें इस रासो शब्द के संदर्भ में भी देखना होगा, रासो साहित्य के संदर्भ में भी देखना होगा कि हिंदी साहित्य के आदि काल में जो जैन रास काव्य लिखा, हिंदी साहित्य के आदि काल में जो जैन रास काव्य लिखा वह रासो काव्य है, और साथ ही साथ वीर गाथाओं के रूप में जो रासो काव्य लिखा वह भी रासो काव्य के अंतर्गत आता है। लेकिन दोनों की जो रचना शैलियाँ हैं, इन रचना शैलियों का और काव्य का जो विषय रहा है वो अलग अलग रहा है। जैन रासो काव्य में या रास काव्य में क्या है, तो जैन रास काव्य में उनके धार्मिक सिद्धांत हैं, उसमें धार्मिक दृष्टि प्रधान है। तो वीर गाथा के रूप में लिखे हुए रासो काव्यों में क्या है, तो वीर गाथा के रूप में लिखे हुए जो रासो काव्य हैं उसमें मुख्यतः राजाओं का चरित्र है, राजाओं की प्रशंसा है। अब ये जो रासो ग्रंथ हैं वीर गाथाओं के रूप में लिखे हुए, उनके उस रचनाकार की मृत्यु के पश्चात उनके जो वंशज रहे हैं, उनके जो वारिस रहे हैं, उन्होंने भी उसमें कई सारी कथाएं जोड़ दी है। इसलिए रासो ग्रंथों का जो आकार है वह आकार रचनाकारों की मृत्यु के पश्चात भी बढ़ा हुआ है। तो इस तरह से आदि काल में हमें रासो काव्यों के दो प्रकार दिखते हैं, एक जैन रास काव्य है और एक वीर गाथाओं के रूप में लिखा हुआ रासो काव्य है या रास काव्य है। हमें वीर गाथाओं के रूप में जो रासो काव्य लिखा है उनका परिचय प्राप्त करना है, उनका परिचय देखना है। अब ये आदि काल में जो रासो साहित्य लिखा गया है उनकी प्रमुख कृतियाँ या वो ग्रंथ कौन कौन से थे, तो सबसे पहला था खुम्मान रासो, दूसरा था बिसलदेव रासो, तीसरा है हम्मीर रासो, चौथा है परमाल रासो और पांचवा है पृथ्वीराज रासो। तो ये उस समय का रासो साहित्य है, रासो ग्रंथ संपदा है। इन रासो ग्रंथों का संक्षिप्त परिचय हमें इस वीडियो के माध्यम से देखना है, इस तासिका के माध्यम से देखना है। सबसे पहले हम लेते हैं खुम्मान रासो को। अब इन ग्रंथों का अध्ययन हमें मुख्य रूप से 3 बिंदुओं के आधार पर करना है। सबसे पहला कि ये लिखा कब है ग्रंथ, रासो ग्रंथ की रचना कब हुई, इस ग्रंथ के रचनाकार कौन हैं और इस ग्रंथ में कौन से विषयों का वर्णन किया गया है और इसकी क्या विशेषताएं हैं। इन 3 बिंदुओं के आधार पर हम इन 5 ग्रंथों का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला हमारा ग्रंथ है खुम्मान रासो। खुम्मान रासो कब लिखा गया, तो खुम्मान रासो जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार ये 9वीं शताब्दी का ग्रंथ है। अब 9वीं शताब्दी मतलब कौन सी, तो ईस्वी सन 800 से लेकर 801 से लेकर 899 तक जो भी समय है वह 9वीं शताब्दी का है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि ये 9वीं शताब्दी का ग्रंथ है। अब ये 9वीं शताब्दी का किस आधार पर उन्होंने बताया, तो इस ग्रंथ में राजा चित्तौड़ जो थे, राजा चित्तौड़ मतलब चित्तौड़ के जो राजा थे वह राजा खुम्मान के युद्धों का वर्णन है और वह 9वीं शताब्दी के थे, इसलिए यह ग्रंथ 9वीं शताब्दी का है। इस ग्रंथ के रचयिता के संदर्भ में मतलब रचनाकार के संदर्भ में, कवि के संबंध में भी मतभेद है, परंतु अधिकांश विद्वान यह मानते हैं कि यह ग्रंथ खुम्मान राजा के जो समकालीन थे उनके साथ जो
कवि थे, वह दलपत विजय ने इस ग्रंथ की रचना की है। इस ग्रंथ का विषय कौन सा है? तो इस ग्रंथ में चित्तौड़ के जो राजा है, नरेश का अर्थ होता है राजा, चित्तौड़ के जो नरेश मतलब राजा है, खुम्मान के युद्धों का वर्णन इस ग्रंथ में किया है। केवल युद्धों का वर्णन है क्या? नहीं, युद्धों के साथ साथ विवाहों का भी वर्णन किया गया है, नायिका भेद का भी वर्णन किया है और षट ऋतुओं का भी वर्णन किया है। इस ग्रंथ का ये मुख्यतः विषय रहा है। साथ ही साथ राजाओं की प्रशंसा करना इस ग्रंथ का मुख्य उद्देश्य लगता है। इस ग्रंथ में वीर रस के साथ साथ श्रृंगार रस का भी चित्रण हुआ है, इसलिए यह श्रृंगारिक ग्रंथ भी लगता है। इस ग्रंथ की और एक विशेषता है कि इसमें लगभग 5000 छंदों का प्रयोग किया है। 5000 छंदों का यह विशाल काव्य ग्रंथ है। अब इनमें से प्रमुख छंद कौन से प्रयुक्त हुए हैं, कौन से छंदों का अधिकांश रूप में प्रयोग हुआ है? तो इसमें दोहा छंद प्रयुक्त हुआ है, इसमें सवैया छंद का प्रयोग हुआ है, इसमें कवित्त छंद का प्रयोग हुआ है। इस ग्रंथ की भाषा कौन सी है? तो इस ग्रंथ की भाषा राजस्थानी हिंदी है। राजस्थानी हिंदी में इस ग्रंथ का निर्माण हुआ है, इस ग्रंथ का लेखन हुआ है। आज ये ग्रंथ उपलब्ध हैं क्या? तो आज ये ग्रंथ उपलब्ध हैं। उपलब्ध कहाँ हैं? तो महाराष्ट्र के पूना में जो ऐतिहासिक संग्रहालय हैं, उस संग्रहालय में इस ग्रंथ की प्रामाणिक हस्तलिखित प्रति मतलब हाथ से लिखा हुआ यह ग्रंथ हमें आज भी उपलब्ध है। आज भी हम इसे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ये खुम्मान रासो ग्रंथ हैं। अब हम अगला जो हमारा ग्रंथ है, रासो ग्रंथ है, वह है बिसलदेव रासो। बिसलदेव रासो की भी चर्चा हमें इसी तरह से जो है इन्हीं मुद्दों के आधार पर करनी है। बिसलदेव रासो में मुख्यतः जो है इसका रचना समय हमें देखना है, इस ग्रंथ का विषय कौन सा है वह हमें देखना है, और इस ग्रंथ का जो रचनाकार है उस पर भी हमें चर्चा करनी है। तो बिसलदेव रासो जो है, इसका समय 1155 ईस्वी माना जाता है, परंतु ग्रंथों को लेकर नई नई खोज होती रहती है, नया नया शोध जो है सामने आता है, और इन्हीं नए शोधों के अनुसार इस ग्रंथ की रचना 1016 में हुई है, ऐसा कई सारे विद्वानों का कहना है। अब इस ग्रंथ का विषय कौन सा है या इस ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो इस ग्रंथ के रचनाकार हैं नरपति नाल्ह। नरपति नाल्ह जी ने यह ग्रंथ ईस्वी सन 1016 में लिखा है, ऐसा माना जा रहा है, माना जाता है। अब इस ग्रंथ की जो विशेषताएं हैं उसका वर्णन हम देखते हैं, उस पर हम थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं कि इस ग्रंथ का विषय क्या है। तो यह बिसलदेव रासो जो है हिंदी के आदिकाल की अत्यंत श्रेष्ठ काव्य कृति माना जाता है, सबसे श्रेष्ठ काव्य कृति है। इसमें क्या है? तो इसमें भोज परमार की जो पुत्री थी, राजा भोज परमार नाम का एक राजा था, उसकी पुत्री का नाम था राजमती। अब इसका विवाह जो है अजमेर के एक राजा थे, चौहान राजा, जिनका नाम था बिसलदेव तृतीय, इनके साथ उनका विवाह होता है। भोज परमार की जो पुत्री है राजमती, उसका विवाह अजमेर के चौहान राजा बिसलदेव तृतीय के साथ हुआ, उसका वर्णन इसमें है। किसी कारणवश ये दोनों जो है बिछड़ गए, उनमें वियोग हुआ, तो उस वियोग का इसमें वर्णन किया गया है। और अंत में जो है ये दोनों मिल जाते हैं, मतलब इनका पुनर्मिलन होता है। तो इनके पुनर्मिलन की कथा भी अत्यंत सरस शैली में, अत्यंत रोचक शैली में नरपति नाल्ह जी ने इसमें प्रस्तुत की है। अब कथा क्या है देख लीजिए संक्षेप में। राजमती की बातों से रुष्ट होकर, राजमती की बातों से नाराज होकर स्वाभिमानी राजा बिसलदेव
उड़ीसा चले जाते हैं। उड़ीसा जो हमारे भारत का एक राज्य है, उड़ीसा चले जाते हैं, मतलब रूठ कर चले जाते हैं। 12 वर्ष तक वह राजमती से दूर रहते हैं। वह विरह में दुखी मतलब वह बिछड़ जाते हैं। 12 वर्ष तक राजमती जो है विरह में दुख सहन करती है। वह अपने राजभवन की जो दीवारें हैं उन दीवारों को कोसती रहती है और वन में रहने की इच्छा व्यक्त करती है। उसके मन में वो जो उसका एक रानी का जो ऐश्वर्य संपन्न जीवन था, उसके प्रति उसके मन में जो है गहरी अरुचि या निराशा निर्माण हो जाती है। उसका भी वर्णन इस काव्य में नरपति नाल जी ने किया है। 12 वर्ष के पश्चात राजमती जो है एक पंडित के हाथों एक पत्र लिखती है और वह पत्र अपने पति के पास जो है उस पंडित के हाथों जो है संदेश के रूप में भेज देती है। जब वह लौट आता है, उस पत्र को पढ़कर वह बिसल देव रासो लौट आता है और लौट आने के बाद राजमती जो है फिर से श्रृंगार करके उससे मिलती है। इसी कारण इस ग्रंथ में श्रृंगार के वियोग पक्ष का भी वर्णन हुआ है और संयोग पक्ष का भी वर्णन अत्यंत सुंदर रूप में किया गया है। कवि ने प्रकृति के मतलब निसर्ग जो है, हमारा जो प्रकृति है, प्रकृति के रमणीय चित्रों से भी भाव चित्रण को मतलब मन के भावों को अत्यंत सुंदर बनाने का प्रयास किया है। इस ग्रंथ में जो है प्रकृति का 12 मासों का भी वर्णन है और ऋतुओं का जो 6 ऋतु हैं और जो 12 मास हैं, उन 12 मासों और 6 ऋतुओं का वर्णन भी जो है यहाँ पर नरपति नाल जी ने किया है। प्रकृति के चित्र संयोग और वियोग दोनों में उद्दीपन का काम करते हैं। नायक और नायिका की जो भावनाएं हैं उनको जो है भड़काने का, उनको उद्दीपित करने का काम करते हैं। यह काव्य मुख्यतः रासो गेय काव्य था। ये गाया जा सकता है, ये गाने जैसी इसके छंद हैं, इसलिए ये गेय काव्य है। अब जो गेय काव्य होता है वह पीढ़ी दर पीढ़ी गाने के माध्यम से, गाने के संस्कार के माध्यम से आगे बढ़ता है। इसलिए इस ग्रंथ में, मूल ग्रंथ में और आज जो उपलब्ध होते हैं ग्रंथ, इसमें काफ़ी परिवर्तन हुआ है। इस ग्रंथ की भाषा कौन सी है? तो इसकी भाषा जो है आदिकालीन हिंदी का सहज स्वरूप हमें दिखाई देता है। मतलब आदिकालीन आरंभिक हिंदी में लिखा हुआ यह हमारा बिसल देव रासो ग्रंथ है। तो ये दूसरा रासो ग्रंथ है। अब हम तीसरा ग्रंथ देखते हैं। तीसरा ग्रंथ कौन सा है? तो तीसरा ग्रंथ है हम्मीर रासो। अब ये बड़ा जो है इस ग्रंथ के संदर्भ में विचित्र बात हमें देखने के लिए मिलती है कि यह ग्रंथ आज उपलब्ध नहीं है। इस ग्रंथ की कोई भी प्रामाणिक प्रति आज उपलब्ध नहीं है। तो फिर यह ग्रंथ है, ये कैसे सिद्ध होगा? तो देखिए, एक प्राकृत पैंगलम नाम का ग्रंथ है, प्राकृत का। उस प्राकृत पैंगलम नाम के ग्रंथ में कुछ छंद मिले थे, कुछ पंक्तियां मिली और इन पंक्तियों के आधार पर जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जो हिंदी के बड़े विद्वान माने जाते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इस ग्रंथ के होने की कल्पना की है कि यह ग्रंथ है, हिंदी में लिखा हुआ था। इस तरह की बात आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने प्राकृत भाषा में लिखा हुआ जो प्राकृत पैंगलम नाम का ग्रंथ है, उसमें कुछ पंक्तियां, कुछ छंद देखकर कहा। और उनका कहना है कि इस ग्रंथ में कौन सी बातों का वर्णन है? तो उन्होंने कहा कि इस ग्रंथ में हम्मीर, राजा हम्मीर और अलाउद्दीन खिलजी, जो दिल्ली का उस समय सुल्तान था, उन दोनों के युद्धों का वर्णन किया गया होगा और हम्मीर राजा की प्रशंसा की गई होगी। इस तरह की बात रामचंद्र शुक्ल जी ने कही है। और फिर इन्होंने कहा कि यह ग्रंथ लिखा किसने?
तो ये ग्रंथ जो है शारंगधर नाम के कवि ने लिखा है, ऐसा उन्होंने माना। अब ये पहले तो ग्रंथ उपलब्ध नहीं, और उपलब्ध न होने पर भी उसके उपलब्ध होने की कल्पना करना, इसमें और एक विवाद खड़ा हुआ। हमारे हिंदी के एक बहुत बड़े विद्वान होकर गए हैं, प्रकांड पंडित थे, आचार्य राहुल सांकृत्यायन। आचार्य राहुल सांकृत्यायन ने कहा कि हम्मीर रासो ग्रंथ था, और इस ग्रंथ का लेखक जो हैं या इस ग्रंथ का जो कवि हैं वह शारंगधर नहीं है, जज्जल है। अब पहले ही जो ग्रंथ उपलब्ध नहीं, उस उपलब्ध जो ग्रंथ नहीं है उसके रचनाकार को लेकर विवाद होना, मतलब इस ग्रंथ के अस्तित्व पर ही जो है सवाल खड़े किए जाते हैं। इसलिए यह ग्रंथ आज उपलब्ध नहीं है। जब उपलब्ध होगा तब ही इस ग्रंथ पर, इसके विषय पक्ष पर जो है बहुत अधिक चर्चा हो सकती है। अभी तक इसकी कोई प्रामाणिक प्रतिलिपि उपलब्ध नहीं हुई है, लेकिन फिर भी हिंदी साहित्य में इस ग्रंथ को लेकर काफ़ी चर्चा होती रहती है। चौथा जो रासो ग्रंथ है वह है परमाल रासो। परमाल रासो कब लिखा? तो परमाल रासो जो है वह 13वीं शती के आरंभ में लिखा हुआ होगा, ऐसा माना जाता है। परमाल रासो के रचयिता का नाम क्या है? तो परमाल रासो यह ग्रंथ जगनिक नाम के कवि ने लिखा है, ऐसा माना जाता है। अब ये जगनिक कौन था? तो ये जगनिक जो है महोबा के जो राजा है, महोबा नाम का प्रांत है, महोबा के राजा परमार्दी देव का आश्रित था। परमार्दी देव के दरबार में जगनिक नाम का कवि था। उसने 13वीं शती के आरंभ में जो है यह ग्रंथ लिखा है, ऐसा माना जाता है। इसमें कौन सी बातों का वर्णन है? तो इसमें जो है वीर भावना का प्रौढ़ रूप है। वीर भावना का एक अत्यंत प्रौढ़ रूप इस ग्रंथ में हमें देखने के लिए मिलता है। इसमें जो दो सरदार होकर गए, आल्हा और उदल नाम के सरदार, इन आल्हा और उदल नाम के जो सरदारों की वीरता का, उनकी लड़ाइयों का अत्यंत सुंदर और स्फूर्तिदायी वर्णन किया गया है। युद्धों का इतना प्रभावशाली वर्णन किया गया है कि वह वर्णन सुनकर आज भी दुर्बल के दुर्बल हाथों में भी उस संगीत के गाने को सुनकर या संगीत के साथ गाना सुनते हुए दुर्बल हाथों में भी तलवार चलाने की इच्छा व्यक्त होती है, तलवार चलाने की स्फूर्ति जागृत होती है। ऐसा यह परमाल रासो ग्रंथ है। ये भी जो है गेय काव्य परंपरा के अंतर्गत आता है, इसलिए इस ग्रंथ में भी काफ़ी परिवर्तन हुआ है। ये यूपी में आज भी जो है आल्ह खंड नाम से यह ग्रंथ जो है प्रचलित है। आल्ह खंड नाम से जो है एक प्रकार का लोकगीत जो है बन गया है, या आल्ह लोकगीत की एक शैली बना है जो आज भी लोग गाते हैं। आधुनिक विषयों पर भी इस ग्रंथ की तर्ज पर, इस ग्रंथ के आधार पर जो है आधुनिक ग्रंथ विषयों पर भी आल्ह लेखन हो रहा है और इसे गाया जा रहा है। इस तरह का यह ग्रंथ है। मैं अगर एक उदाहरण के जरिए आपको बताऊं तो महाराष्ट्र में जिस तरह से पोवाड़ा है, पोवाड़ा वीरता को व्यक्त करने की रचना है। तो पोवाड़ा जिस तरह से सुनकर किसी दुर्बल के हाथों में भी तलवार लेकर जो है शत्रु से भिड़ने की जो एक जज्बा, एक स्फूर्ति जागृत होती है, उस तरह की यह रचना है परमाल रासो। और वह आल्ह खंड जो है या आल्ह खंड के आधार पर आल्ह शैली बनी और यह लोकगीत की शैली बन गई। आज नए नए विषयों पर यह आल्ह लिखे जा रहे हैं। अगर हम इसकी भाषा को देखें तो भाषा कैसी है? तो भावों के अनुसार भाषा चली है। गेयता के गुण के कारण जो है इसका विकास लोक गाथा काव्य के रूप में हुआ है। छंद विधान की दृष्टि से भी अगर हम देखें
तो छंद विधान की दृष्टि से इस काव्य की एक विशेष शैली है जिसे हम आल्ह शैली कहते हैं। आल्ह शैली एक शैली बन गई और आज इसी शैली पर, इसी तर्ज पर जो है आधुनिक विषयों पर उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं वह आल्ह लिखते हैं, आल्ह गाते हैं। इस तरह का यह परमाल रासो है जिसमें मुख्य रूप से 2 सरदारों की वीरता का वर्णन है। उन सरदारों के नाम हैं आल्हा और उदल। तो ये हमारा चौथा जो है ये रासो ग्रंथ था, परमाल रासो। और ये 5वां और अंतिम जो रासो ग्रंथ है वह है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो ये सबसे प्रसिद्ध जो है रासो ग्रंथ माना जाता है। इस ग्रंथ के जो रचनाकार हैं वह रचनाकार चंद बरदाई हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है। चंद बरदाई को संक्षेप में चंद कहा जाता है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि चंद हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका जो पृथ्वीराज रासो है वह हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। तो ये जो चंद बरदाई है, ये चंद बरदाई कौन थे? तो दिल्ली के जो उस समय के राजा थे पृथ्वीराज चौहान, उनके सामंत भी थे और उनके राजकवि भी थे। सामंत मतलब उनके एक प्रतिनिधि थे जो स्वतंत्र रूप से किसी छोटे से प्रदेश का राजकाज देखते थे और राजकवि भी थे ये, और वह उनके खास मित्र भी थे। कहा जाता है इनके संदर्भ में यह एक कथा कही जाती है कि पृथ्वीराज रासो और चंद बरदाई का जन्म भी एक ही दिन में हुआ और उनकी मृत्यु भी एक ही युद्ध, एक ही लड़ाई में हुई है, ऐसा इनके संदर्भ में माना जाता है। पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता के संदर्भ में विद्वानों में जो है प्रचंड जो है मतभेद हैं, विद्वानों में काफ़ी मतभेद हैं, लेकिन फिर भी इस ग्रंथ की कुछ विशेषताएं हैं। उन विशेषताओं पर हम चर्चा करेंगे। इस ग्रंथ पर थोड़ी सी विस्तृत चर्चा होगी। विस्तृत चर्चा इसलिए क्योंकि हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत ही आपको पृथ्वीराज रासो का विशेष रूप से अध्ययन करना है। यहाँ पर रासो ग्रंथ का रासो साहित्य का परिचय लिखिए, इस तरह का अगर सवाल आता है तो वहाँ भी पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में आपको बताना पड़ेगा। और साथ ही साथ जो पृथ्वीराज रासो पर अगर स्वतंत्र रूप से टिप्पणी आती हैं तो आपको उसकी विस्तृत जानकारी भी देनी आवश्यक है। तो हम पृथ्वीराज रासो की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उन विशेषताओं पर संक्षेप में चर्चा करते हैं। सबसे पहली विशेषता यह है कि इसमें घटनाओं का बाहुल्य है। पहली विशेषता है यह। चंद बरदाई ने इस ग्रंथ में अनेक घटनाओं का समावेश किया है। कुछ घटनाएं 4 उन्होंने बाद में भी जोड़ी है। मतलब चंद बरदाई के जो वारिस होंगे, वंशज होंगे, उन्होंने इसमें कई सारी घटनाएं जो है बाद में जोड़ी है। इस कारण ऐसा लगता है कि यह कोई कविता या काव्य नहीं है बल्कि एक घटना कोश है जिसमें कई सारी घटनाओं का वर्णन किया जाता है, वो घटना कोश कहलाता है। तो ये ग्रंथ भी काव्य नहीं लगता, घटना कोश लगता है। परंतु फिर भी रचनाकार ने रस दृष्टि का बराबर ध्यान रखा है, रस भंग कहीं भी नहीं होता है। इस कारण इसे जो है महाभारत की तरह एक विशाल महाकाव्य माना जाता है। इसमें कई सारी घटनाएं होने के कारण जिस तरह से महाभारत इस महाकाव्य में कई सारी घटनाएं हैं, उस तरह से इसमें भी कई सारी घटनाओं का वर्णन हमें देखने के लिए मिलता है। यह इसकी पहली विशेषता है। दूसरी विशेषता है कि श्रृंगार और वीर रस की प्रधानता है इसमें। इस ग्रंथ में चंद बरदाई ने 2 प्रमुख रसों का वर्णन किया है, एक तो श्रृंगार रस और वीर रस। यह दोनों रस पृथ्वीराज चौहान के चरित्र में स्पष्ट दिखाई देते हैं। वह जितना वीर है, जितने वीरता का प्रदर्शन उसने किया है, उतना ही वह श्रृंगार प्रेमी भी है। इसलिए ये दोनों रस यहाँ पर आए हैं। कवि ने युद्धों के वर्णन में पराक्रम और वीरता का बखान किया है, वीरता का वर्णन किया है,
तो दूसरी ओर रूप सौंदर्य और प्रेम का भी अत्यंत सरस चित्रण इस ग्रंथ में हुआ है। इन चित्रों में कवि ने नैतिकता की मर्यादाओं का भी अच्छी तरह से पालन किया है। कहीं भी अश्लीलता या अनैतिकता नहीं आई है, जिसके कारण रस की जो है सात्विकता जो होती है कि उसमें किसी भी प्रकार की अश्लीलता ना हो, वह सात्विकता यहाँ पर सुरक्षित रही है। श्रृंगार रस हैं, लेकिन मर्यादाओं का उल्लंघन यहाँ पर हमें नहीं हुआ है, यह हम देख सकते हैं। तीसरी जो विशेषता है इसके संदर्भ में, पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में, कि यहाँ वस्तु वर्णन का अधिक है। वस्तु वर्णन मतलब बाह्य दिखाई देने वाली चीज़ों का जो वर्णन होता है उसे वस्तु वर्णन कहते हैं। जैसे कि नगरों का वर्णन इसमें बहुत मात्रा में हुआ है, वनों का वर्णन हुआ है, सरोवरों का वर्णन हुआ है, किले जो बने थे उस समय उन किलों का वर्णन इसमें कवि ने अत्यंत एकाग्रता से के साथ किया है। युद्ध क्षेत्र के जो दृश्य हैं युद्धों का वर्णन करते समय उसका भी अत्यंत अद्भुत वर्णन यहाँ पर चंदबरदाई ने किया है। कवि ने समय और जो क्रिया को एक साथ बिंबों में बांधकर, मतलब उस समय का और क्रिया मतलब क्या घटना हो रही है, इन दोनों को जो है बिंबों के माध्यम से प्रस्तुत किया है, ध्वनियों के माध्यम से भी प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। तो ये वस्तु वर्णन भी इस ग्रंथ की एक विशेषता हमें नज़र आती है। इसके अलावा जो अन्य विशेषता है, दूसरी विशेषता है वह अन्य रस। ऐसा नहीं है कि इसमें वीर और श्रृंगार रस का ही वर्णन किया गया है। पृथ्वीराज रासो में वीर और श्रृंगार रस के साथ साथ आवश्यकता के अनुसार अन्य रसों का भी चित्रण हुआ है। अन्य रस मतलब कहीं विभत्स रस का वर्णन आया है, कहीं शांत रस का वर्णन है, तो कहीं जो है उस तरह से रौद्र रस का वर्णन हमें मिलता है। अन्य रसों का भी प्रसंग के अनुसार और आवश्यकता के अनुसार वर्णन यहाँ पर इस ग्रंथ में हुआ है। अगली विशेषता है भाषा। इस ग्रंथ की भाषा के संदर्भ में जो है अगर हम देखें तो पृथ्वीराज रासो की भाषा के संबंध में विद्वानों में विवाद है, मतभेद है। यह पिंगल शैली में लिखा हुआ काव्य ग्रंथ है। कवि ने तत्कालीन उस समय जो भाषाएं जो शब्द प्रचलित थे उन शब्दों का स्वतंत्र रूप से प्रयोग किया है। इस ग्रंथ की जो भाषा है वह रसानुकूल है। रसानुकूल मतलब जैसा रस है, वीर रस का वर्णन अगर कवि कर रहा है तो वीर रस के अनुसार शब्दों का चयन है। अगर वह श्रृंगार रस का वर्णन कर रहा है तो श्रृंगार रस के अनुसार शब्दों का चयन किया गया है। इस कारण वीर रस के चित्रणों में प्राकृत और अपभ्रंश शब्द हमें जगह जगह मिलते हैं, जो एक कठोरता को व्यक्त करने के लिए जो है उपयुक्त माने जाते हैं। तो इस तरह से इस भाषा के संदर्भ में हम कहें तो तत्कालीन प्रचलित सभी शब्दों का प्रयोग इस ग्रंथ में हमें किया हुआ दिखाई देता है। और अंतिम जो विशेषता है इस ग्रंथ की, अलंकार। चंदबरदाई ने पृथ्वीराज रासो में अलंकारों का सहज प्रयोग किया है। कहीं भी जो है प्रयास करके कहीं से खींच तान कर अलंकार जो है नहीं लाए हैं, अलंकारों का अत्यंत सहज प्रयोग किया है। ऐसा कोई अलंकार नहीं बचा है कि जिसका प्रयोग चंदबरदाई ने इस ग्रंथ में नहीं किया है। कुल मिलाकर अगर देखें, विद्वानों ने जो अध्ययन किया उसके अनुसार इस ग्रंथ में 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग चंदबरदाई ने किया है। इसलिए कहा जाता है कि शायद ही कोई अलंकार ऐसा हो जिसका प्रयोग चंदबरदाई ने न किया हो। इस प्रकार यह आदिकाल की एक सर्वश्रेष्ठ काव्य कृति, एक सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य के रूप में यह पृथ्वीराज रासो को देखा जा सकता है। अगर हम संक्षेप में अगर हम देखें तो आदिकालीन रासो साहित्य में खुम्मान रासो, परमाल रासो, बिसलदेव रासो और पृथ्वीराज रासो ये प्रमुख कृतियाँ हैं। इन सभी ग्रंथों को अगर हम अवलोकन करें, देखें तो हमें यह बात नजर आती है कि इसमें तत्कालीन नरेशों की वीरता
तथा पराक्रम का अत्यंत सुंदर वर्णन किया गया है। साथ ही साथ उनके वैभव का, उनकी विलासिता का, उनकी संपन्नता से भरे हुए जीवन की झांकी भी इसमें प्रस्तुत हुई है। आदिकालीन साहित्य में रासो साहित्य अपनी अलग विशेषता के कारण जो है विशेष उल्लेखनीय लगता है। ये रासो ग्रंथ हैं। इस वीडियो या तासिका के लिए हमने जिन पुस्तकों का प्रयोग किया है या जिन पुस्तकों के आधार पर यह अध्ययन सामग्री जुटाई है, वह हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर नगेंद्र द्वारा जो पुस्तक संपादित की गई है, लिखी गई है, उसका प्रयोग किया गया। इसी के साथ साथ शिव कुमार शर्मा जी द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है हिंदी साहित्य युग एवं प्रवृत्तियाँ, उसका भी प्रयोग हुआ है। हिंदी साहित्य के इतिहास की डॉक्टर आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो पुस्तक हैं उसका भी इस अध्ययन सामग्री के लिए जो है काफ़ी उपयोग हुआ है। आज के लिए हम यहीं रुकते हैं। अगले विषय को लेकर हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।